देखो आज अपन यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट यूनिट नंबर 3 अदर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो शुरू में पहला चैप्टर यूनिट जब अपने डिस्कस किया था ना, तब अपन ने एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जिनके लिए मैंने आपको बोला था कि अपन यूनिट नंबर 3 में करेंगे, और उनमें से 4 पॉइंट ऐसे जो अपन ने वहां छोड़े थे वो अपन इस यूनिट में करेंगे। इस चैप्टर का नाम ही है अदर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल्स जो यूनिट नंबर 3 में दिए गए। कुल मिलाकर 4 टॉपिक कवर किए गए। पहला जो टॉपिक है वो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है फ्री कंसेंट। तीसरा जो टॉपिक है उसका नाम है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन। चौथा जो टॉपिक उसका नाम है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोग केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देयर आर 3 थिंग्स व्हिच ए पर्सन शुड हैव टू बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो क्या क्या चीजें हैं? पहला मेजर, दूसरा साउंड माइंड, और तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये 3 क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट खिलाओगे। तीनों होनी चाहिए, तीनों। ऐसे नहीं कि 3 में से कोई एक हो तो चल जाएगा। मैंने प्लस प्लस लिखा है बीच में, और नहीं लिखा है। आप इसको बोल सकते हो मेजर एंड साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। दूसरा जो पॉइंट है उसका नाम है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि आपकी कंसेंट फ्री है। ठीक है, इसमें अपन 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे, 5 सॉरी। एक तो करेंगे कोर्शन, एक डिस्कस करेंगे अपन अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर अपन डिस्कस करेंगे फ्रॉड, फिर अपन डिस्कस करेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट पॉइंट होगा मिस्टेक। ये आपका आता है फ्री कंसेंट में, ये 5 टॉपिक। ठीक है, इन पांचों में से अगर कोई भी चीज है ना मौजूद तो कंसेंट फ्री नहीं हो सकती। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए कंसेंट फ्री होने के लिए। क्लियर? अगर कोर्शन है या अनड्यू इन्फ्लुएंस है या फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है या मिस्टेक है तो कंसेंट नॉट फ्री मानी जाएगी। अगला है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। इसके अंदर अपन कुछ कुछ 7 से 8 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। अलग अलग तरीके के पॉइंट है। अगला एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इसमें अपन 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे मेनली। वैसे तो ज्यादा है, लेकिन अपन जो डिस्कशन करेंगे वो 3 पॉइंट होंगे। सेक्शन 27, 28 और 29 जो अपन जब टॉपिक आएंगे तब डिस्कस कर लेंगे। पहले अपन बेसिकली इन 2 टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद वी विल मूव टू टॉपिक नंबर 3 एंड 4। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट से। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यूनिट नंबर 3 का टॉपिक नंबर 1 है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में देखो 2 सिचुएशन होती है। हु इज केपेबल, हु इज केपेबल, हु इज नॉट केपेबल। ये सवाल है 2। देखो, जो केपेबल होगा ना उसका अपोजिट क्या होगा? नॉट केपेबल। तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था हु इज केपेबल, मेजर एंड सेकंड पॉइंट साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लो। तो हु इज इनकेपेबल, ऑटोमेटिकली इसका उल्टा करते जाओ।
माइनर और अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ। इसका जो अपोजिट है ना वो ऑब्वियसली इधर की साइड आ जाएंगे। ठीक है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन कैपेबल होता है, मतलब आपने कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए कि आप कैपेबल माने जाओगे। आप मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होने चाहिए, और इनका अपोजिट है वो इनकेपेबिलिटी। अगर आप में तीनों कैपेबिलिटीज है तो ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप में एक भी इनकेपेबिलिटी हुई ना तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए समर्थ नहीं हो, कैपेबल नहीं हो। तो हर वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है उसका मेजर होना जरूरी है, साउंड माइंड होना जरूरी है, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना जरूरी है। अब इसको अपन डिस्कस करते हैं एक बार कि क्या मतलब होता है इसका। देखो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेजर, एक एक पॉइंट अब वन बाय वन अपन डिस्कस करते चलेंगे। मेजर को देखो, एक चीज बता रखी है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेजर इज केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। ये बता रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि होता क्या है मेजर। कॉन्ट्रैक्ट बोलता है मेजर केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कोई सवाल पूछ ले, वो तो ठीक है सर, लेकिन मेजर क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में इसका आंसर नहीं है। एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट, लिखा तो कॉन्ट्रैक्ट में ही है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ने खुद ने नहीं दी डेफिनेशन। एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट, एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट, ए पर्सन विद एन एज ऑफ 18 years or more is capable। 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति केपेबल होता है, 18 या उससे। अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है तो आप केपेबल हो। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, चाहे एक दिन कम हो चाहे सिर्फ 2 दिन कम हो, तो आप इनकेपेबल हो। दूसरा पॉइंट है साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब होता है ए पर्सन हु इज एबल टू मेक rational judgment while entering into a contract is sound mind। एक ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त रैशनल जजमेंट ले सकता हो, उसे साउंड माइंड बोलते हैं। अभी रैशनल जजमेंट क्या होता है भाई? रैशनल जजमेंट का मतलब होता है इतना तो आप सोच समझ सकते हो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, क्या आप ये बता सको कि इसमें आपके क्या क्या दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और क्या क्या आपके बेनिफिट होंगे। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं, तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए ना कि मैं गुड्स कितने में बेच रहा हूँ, कौन सा गुड्स बेच रहा हूँ, और उससे मुझे क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है। इतनी रेशनल जजमेंट तो करनी आनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि आप एग्जैक्टली बता दो कि मेरे 29,245 रुपए का प्रॉफिट होगा, देखना वो तो हो सकता है नहीं बता पाओ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एकदम एग्जैक्ट प्रॉफिट तो, लेकिन आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने से आपको क्या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी और वो कॉन्ट्रैक्ट करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या राइट मिलेंगे। अगर इतना जजमेंट आप कर सको ना तब तो साउंड माइंड हो, और नहीं कर सको तो अनसाउंड माइंड। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? जो रेशनल जजमेंट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो अनसाउंड माइंड होता है, बिल्कुल। लेकिन अनसाउंड माइंड की सिचुएशन के अपन अलग अलग पॉइंट से डिस्कस करते हैं। एक वर्ड होता है ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब होता है ए पर्सन हु समटाइम्स आर
sound mind and sometimes are unsound mind। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ समय के लिए समटाइम्स आर साउंड माइंड और समटाइम्स आर अनसाउंड माइंड, मतलब दोनों अवस्था में रहता है वो, कभी ठीक कभी खराब। लोग बोलते हैं ना दौरे पड़ते हैं इसके। लुनेटिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दो तरीके की मेंटल कंडीशन होती है। एक तो ऐसी मेंटल कंडीशन जहां पर वो सब कुछ सोचने समझने की अवस्था में, एक ऐसी मेंटल कंडीशन जहां पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तो इट डिपेंड्स कि वो ऐसा व्यक्ति जो लुनेटिक है उसके साथ आपने कब कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो साउंड माइंड वाली अवस्था में था तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अगर वो अनसाउंड माइंड वाली सिचुएशन में था तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। ठीक है, तो लुनेटिक एक एग्जांपल है। इसका मैं आपको एक मूवी का एग्जांपल देता हूं। मूवी का एग्जांपल है इसका एक, हाउसफुल देखी हुई है आपकी? हाउसफुल में अक्षय कुमार का डबल रोल था। एक का नाम था सैंडी, एक का नाम था सुंडी। जो सैंडी था ना वो साउंड माइंड था, और जैसे ही वो इंडियन वर्ड सुनता ना, इंडियन, वो क्या बन जाता था? अनसाउंड माइंड। पागल सा हो जाता था, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, किसी को भी पीट रहा है। जैसे नहीं होता कि डेंजरस मोड में आ जाता है, हल्क की जैसी हालत होती थी ना, हल्क बस पीटे जा रहे हैं सबको, वैसे वाली सिचुएशन हो जाती थी। तो अनसाउंड माइंड था ये साउंड माइंड था। अक्षय कुमार के साथ अगर आप उस मूवी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, मूवी के बाहर की नहीं, उस मूवी के अंदर अगर कोई कांटेक्ट करते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो इस अवस्था में है या इसमें। अगर वो सैंडी वाली सिचुएशन में है तब तो उसके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे क्योंकि वो साउंड माइंड है, केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर वो इस अवस्था में, सुंडी वाली अवस्था में, तो उसके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट होंगे इनवैलिड, क्योंकि वो कैसी अवस्था में? अनसाउंड। ठीक है, तो साउंड माइंड का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इतना तो बता सके कि उस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे क्या नफा क्या नुकसान होगा। एग्जैक्ट अमाउंट बता पाना मुश्किल है। आप ये नहीं बता सकते कि मुझे 11,255 रुपए 35 पैसे का ही फायदा होगा सर, देखिए ना, नॉट पॉसिबल। आप जब कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो इतना एक्यूरेट नहीं हो सकते शुरू में। हो सकता है कुछ कारणों से प्रॉफिट कम ज्यादा हो जाए जितना आपने सोचा था उससे, लेकिन आपको क्या फायदा होगा और क्या आपको करना पड़ेगा उसके लिए इतना पता होना चाहिए। अगर वो आप कर पा रहे तो साउंड माइंड हो, वो आप नहीं कर पा रहे तो अनसाउंड माइंड हो। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और डिस्कस करना पड़ेगा अपन को, और भी एग्जांपल्स अनसाउंड माइंड के, जैसे ड्रंक। ड्रंक कोई पर्सन है वो भयंकर ड्रंक है, ठीक है, भयंकर ड्रंक का मतलब बुरी तरह पी रखी है। अब आप चाहे उससे ताजमहल अपने नाम करवा लो, उसका है नहीं ताजमहल, तो भी वो कर देगा आपके नाम। ठीक है, उससे चाहे कुछ ही हाँ करवा लो, भाई कल तू कुएं में कूदेगा, हाँ तेरा भाई कूदेगा, चाहे कुछ ही हो जाओ, मैं कूद कर दिखाता हूँ, कुछ भी चीज की हाँ करवा लो, वो हाँ ही है। तो वो उस वक्त, वैसे वो अगर आप देखोगे नॉर्मली तो वो साउंड माइंड ही पर्सन है, लेकिन उस ड्रंक वाली सिचुएशन में वो क्या है? अनसाउंड माइंड। तो उस वक्त उसके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? इनवैलिड, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, एक एग्जांपल हो रहा है, सिक, वेरी सिक, बहुत ज्यादा बीमार है कोई, इल है कोई बहुत ज्यादा, किसी 104 डिग्री बुखार हो रही है, आपने पूछा और भाई क्या हाल है? बस, तो आप उससे बोलो ताजमहल नाम कर, ले ले, उसकी स्थिति नहीं है। कभी किसी के 103 104 डिग्री बुखार हुआ है क्या घर में? उस पर्सन को जब आप कुछ पूछते हो तो उसकी क्या हाल होती है? कर लेंगे, या कुछ भी पूछ लो, उनको होश तो है नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाते हैं। कुछ लोग, सब लोगों के साथ नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ऐसा होता है कि जब वो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं ना तो वो होश में नहीं होते। वो अनसाउंड माइंड नहीं है, मैं नहीं बोल रहा वो लोग पागल हैं। अनसाउंड माइंड का मतलब पागल होना नहीं होता। अनसाउंड माइंड का मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मतलब होता है कि जिस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ना उस वक्त आप सोचने समझने की अवस्था में थे या नहीं। अगर थे तो आप साउंड माइंड हो, अगर नहीं थे तो आप अनसाउंड माइंड हो। कोई पागल नहीं बोल रहा अनसाउंड माइंड का मतलब। अब कोई व्यक्ति के 104 डिग्री बुखार है तो पागल थोड़ी है, बोले तो पागल होगो नहीं,
उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी में नहीं है, जब उसकी इतनी तेज बुखार है। समझ गए? क्लियर है ना? एक सेकंड वेट करना। हाँ भाई, उसके बाद अगला पॉइंट है तीसरा वाला, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, बाकी किसी एक्ट में भी डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं एलियन इनेमी, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो कि शत्रु देश है और उसका आदमी है या उसकी कंपनी है या उसकी ऑर्गेनाइजेशन है या वो गवर्नमेंट है खुद, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि उस वक्त डिस्क्वालिफाइड है वो। ठीक है। दूसरा इसका एग्जांपल है फॉरेन सवर्नर्स एंड एम्बेसडर्स। ऐसे लोग जो कि किसी दूसरी कंट्री को आपकी कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको बोला जाता है राष्ट्रीय दूत। हिंदी अनुवाद बताऊं तो मैं इसका, तो जैसे आपने एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो देखा है कभी? तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ना एक एक स्टोरी दिखाई थी कि जहां पर जेठा भाई है ना, वो ऊँट पर बैठे 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 पाकिस्तान पहुंच गए। हुआ था, पाकिस्तान पहुंच गए तो उन्होंने वो जो उसने जो ड्रेस पहनी थी जिसके ऊपर चरखी और वो पतंग बनी हुई थी, वो ऐसे लग रहा था ट्रांसमीटर वगैरह कैमरा वगैरह बना रखे हैं इसने, तो उसको कर लिया था गिरफ्तार। और उसके ऊपर टेररिस्ट होने के, वहां के हिसाब से टेररिस्ट नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, गुप्तचर होने के, ठीक है, एजेंट, इंडिया का एजेंट होने के आरोप लगे थे। तो अब हुआ क्या कि उस मूवी में एक सीन आता है जहां पर टप्पू, बापूजी, सोडी भाई और दया बहन चारों इंडिया में पाकिस्तान एम्बेसी में जाते हैं वहां का वीजा लेने के लिए। तो पाकिस्तान एम्बेसी के लोग पूछते हैं इंडिया में कि आपको पाकिस्तान क्यों जाना है, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो टप्पू के पापा है ना, दया ने बताया, उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि वो है ना एजेंट है इंडिया के, ठीक है, ये कहना सीक्रेट ऑफिसर है। तो फिर उन्होंने मना कर दिया, बोले इस कारण से तुम बिल्कुल वीजा नहीं दे सकते। तो वो जो 3-4 लोग दिखाए थे ना जिन्होंने वीजा के लिए मना किया था, वो भारत के नहीं है, वो पाकिस्तान के लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं। तो जितने भी एम्बेसीज वगैरह बनते हैं ना आपकी कंट्री की, वहां के लिए जो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं ना, वो आपकी खुद की कंट्री के होते हैं जो वहां पर जाकर जॉब कर रहे हैं, भारत की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर भारत के लोग हैं तो वो उस मूवी में जो दिखाया, सीरियल में जो दिखाया गया था, वो पाकिस्तान के लोग थे। तो ऐसे ही अगर कोई पर्सन कोई दूसरी कंट्री का है और वो आपकी कंट्री में आके अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा है, तो वो फॉरेन सवर्नर या एम्बेसडर में आता है, अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पर कर रहा है तो। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो फॉरेन सवर्नर्स या एम्बेसडर्स होते हैं ना, इनके ऊपर भारतीय कानून के मुताबिक भारत के कोर्ट में केस फाइल नहीं हो सकता, इंडियन कोर्ट में। तो जब आप केस ही फाइल नहीं कर सकते उनके खिलाफ, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल है क्या? अपन ने क्या पढ़ा था? इनफोर्सेबल बाई लॉ। इनफोर्सेबल बाई लॉ का मतलब क्या था कि कल को अगर सामने वाला प्रॉमिस नहीं करे तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सको, या आप अपनी बात पूरी नहीं करो तो सामने वाला आपके खिलाफ कोर्ट में जा सके। लेकिन अगर मान लो आपने फॉरेन सवर्नर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने अपनी बात पूरी नहीं की, तो आप तो जा ही नहीं सकते कोर्ट में, तो इनफोर्सेबल बाई लॉ नहीं हुआ ना वो, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए डिस्क्वालिफाइड है। ठीक है। और भी है, जैसे इंसॉल्वेंट, अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं, वो तो ऑलरेडी दिवाली है। अगर मान लो आपने एक इंसॉल्वेंट व्यक्ति को 3 लाख रुपए घूस दिए और आप फिर पैसा मांगना चाहते हो, तो कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने उसको बुलाया, भाई क्या दिक्कत है, पैसे क्यों नहीं दे रहे? बोले सर मैं तो इंसॉल्वेंट हूँ, आपने डिक्लेयर किया था, ये देखो सर्टिफिकेट। कोर्ट ने बोला यार ये तो इंसॉल्वेंट है, अब इसको तो सब कुछ बेच चुके हैं हम, अब इसकी चमड़ी थोड़ी बेच दे पैसे लेने के लिए, किडनी थोड़ी बेच दे, सर 2 किडनी भी तो इसके पास, आप बोल दो, और एक किडनी सर 1.5 लाख रुपए की, दोनों बेच दोगे तो मेरे तो 3 लाख आ जाएंगे, तो जी के वैसे भी क्या करेगा अब? ऐसे नहीं होता ना। तो वो जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, उस व्यक्ति के साथ अगर आप कॉन्टेक्ट करोगे तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा, क्योंकि अगर मान लो इंसॉल्वेंट ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया या पैसे नहीं दिए, तो क्या कर लोगे आप? कोर्ट चले जाओगे, कोर्ट बोलेगे तो इंसॉल्वेंट है ऑलरेडी। समझ गए क्या? तो केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कन्विक्टेड टू जेल,
अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्टेड टू जेल, अगर किसी व्यक्ति को जेल की सजा सुना दी गई है तो जेल से वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है एज पर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। तो अलग अलग एक्ट के मुताबिक, जैसे इंसॉल्वेंसी एक्ट के हिसाब से ये नहीं है, ठीक है, फॉरेन सवर्नर्स के हिसाब से ये नहीं है ना, सिटीजन ऑफ इंडियन एक्ट के हिसाब से एलियन एनिमी नहीं है, तो अलग अलग एक्ट के हिसाब से ना अलग अलग पर्सन डिस्क्वालिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं देखना कि ये पर्सन केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, आपको अगर किसी और एक्ट में भी किसी को डिस्क्वालिफाइड किया गया है ना कि ये व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अलग अलग एक्ट के अलग अलग एग्जाम्पल ले लिया, पर ये डिस्क्वालिफाइड बाय हो गया। तीनों पॉइंट अपन ने वैसे डिस्कस कर लिए हैं। पहला अपन ने पढ़ा मेजर, दूसरा अपन ने पढ़ा साउंड माइंड, और तीसरा अपन ने पढ़ा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और इनका अपोजिट होगा तो वो क्या हो जाएगी, इनकेपेबिलिटीज, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कानून के द्वारा जो डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, जो साउंड माइंड हो और जो मेजर हो, वो व्यक्ति केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक टॉपिक और है, अभी अपन ने पढ़ाई तीनों केपेबल होते हैं, लेकिन इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद माइनर। अगर माइनर के साथ आप एग्रीमेंट कर लो, उसके साथ एग्रीमेंट कर लो, तो क्या क्या पोजीशन होगी। इसमें कुल मिलाकर 15 पॉइंट दे रखे हैं। देयर आर 15 डिफरेंट पॉइंट्स विच आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जो मेजर वाला टॉपिक अपन ने पढ़ा ना उसके साथ ही है, लेकिन ये माइनर के बारे में इसलिए मैं इसको बाकी तीनों करवाने के बाद करवा रहा हूँ। ठीक है, बुक में आप देखोगे तो मेजर वाला टॉपिक मिलेगा, मेजर वाले टॉपिक के नीचे मिलेगा पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर। ठीक है, 15 पॉइंट है अलग अलग। पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज void ab initio। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट void ab initio होता है, मतलब शुरू से ही इनवैलिड, शुरू से ही इनवैलिड, पहले दिन से ही गलत। माइनर क्या है, अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, अपन अभी भी पढ़ कर आए कि मेजर केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसका अपोजिट क्या होता है, माइनर। तो माइनर क्या हो गया, अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जो अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो आप, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन से, वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड, एब इनिशियो का मतलब होता है शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जो बिगिनिंग से ही इनवैलिड है, क्यों इनवैलिड है, क्योंकि माइनर है ही नहीं केपेबल भाई। जो व्यक्ति केपेबल ही नहीं है उसके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट या उसके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे हो सकते हैं, विद और बाय माइनर, ऐसे लिख लो, कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। क्लियर है। अब इसका एक एग्जांपल दे रखा है, एक केस स्टडी, वो केस स्टडी है, वो एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा कि इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है इस पॉइंट का। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मान लो मिस्टर जिग्नेश, जिग्नेश भाई है, ठीक है, अपने मिस्टर जिग्नेश भाई, आऊं जो बोलते रहते हैं सबको, गुजराती है ना। चलो, तो जिग्नेश भाई ने ना मिस्टर आर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, मिस्टर आर की उम्र है एज ऑफ 17 ईयर्स, 17 साल का है यार, तो आर क्या हो गया, माइनर। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि मिस्टर जिग्नेश भाई विल प्रोवाइड लोन ऑफ रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए का लोन मिस्टर जिग्नेश भाई मिस्टर आर को देंगे, 5 लाख रुपए का लोन, और बदले में मिस्टर आर ने ना एक मॉर्गेज डीड बनाकर दे दी। क्या बनाकर दे दी, मॉर्गेज डीड ऑन हिज कार। मान लो उसके पास एक बढ़िया गाड़ी है, आर के पास, आर के दिखावटी आदमी है, आर टिकटॉक वाला बंदा है, तो इसने कमाया तो अच्छा था लेकिन उड़ा दिया, तो अब इसको पैसे की जरूरत है। टिकटॉक वाला बंदा याद है क्या, मैं पता कितने लोग टिकटॉक टिकटॉक करके सेलिब्रिटी बन गए इंडिया में। वो हर कैसे हिलते जुलते वीडियो बना लेते थे,
और आज वो कुछ लोग तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन रखे हैं, उनमें से बढ़िया नाम छाप रहे हैं। तो ये भी वही था, वो उन कुछ लोगों में से, ठीक है, उभरता हुआ टैलेंट, एक्टर, आर्टिस्ट, परफॉर्मर, एंटरटेनर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो नाम देना चाहो वो था ये। अब इसके क्या हुआ, गाड़ी बढ़िया थी इसके पास, ये जो जितने भी ना मैंने देखा है, जितने भी मतलब ऐसे कोई मैं किसी के ऊपर कुछ आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन ये सच है कि जब ये जो भी छोटी उम्र में स्टार बन जाते हैं ना, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है भाई, उनके ऊपर घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पर नहीं, लेकिन कुछ लोगों पे तो बहुत कम होती है, तो वो अपने शौक पूरे करते हैं। तो शौक में जो लड़के होते हैं ना, उनके लिए तो एक बढ़िया गाड़ी चाहिए उनको, वो जो ऐसे करके ऊपर जाती है ना, लैम्बोर्गिनी वो सब टाइप की, है ना, वो चाहिए उनको, बुकाटी वगैरह पता नहीं क्या क्या गाड़ी आती है। तो एक गाड़ी ले ली इसने बढ़िया। अब गाड़ी तो ले ली, लेकिन बाद में काम मिलना बंद हो गया। आर्टिस्ट, इंटरटेनर, परफॉर्मर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, लोगों ने इन्फ्लुएंस होना बंद कर दिया इससे। तो अब इसका जो काम था ना, जो अच्छा खासा चला था, वो धीरे धीरे करके ठप हो गया, और इसको पैसों की जरूरत पड़ी मान लो। और मिस्टर आर ने लोन मांगा मिस्टर जिग्नेश भाई से। जिग्नेश भाई आर को जानता था, उसने बोला कोई बात नहीं, घर का ही बच्चा है, 5 लाख रुपए का लोन दे दिया, अब बदले में मॉर्गेज डीड साइन करवा ली कार के ऊपर। मतलब कि अगर मिस्टर जिग्नेश भाई ये 5 लाख रुपए रिकवर नहीं कर पाया मिस्टर आर से, मिस्टर आर ने पेमेंट नहीं किया, तो जिग्नेश भाई इस गाड़ी को बेचकर उससे 5 लाख रुपए रिकवर कर सकता है। ये राइट है मॉर्गेज डीड का मतलब। अब हुआ क्या, ये मॉर्गेज डीड साइन किसने की थी, मिस्टर आर ने। और मिस्टर आर क्या है, माइनर। तो माइनर के द्वारा साइन की गई मॉर्गेज डीड क्या होती है, इनवैलिड, वॉइड एब इनिशियो। अब ये मिस्टर आर ने बोला जिग्नेश भाई को, जिग्नेश भाई तुमने मदद तो बड़ी करी 5 लाख रुपए देकर मेरे, लेकिन वापिस नहीं मिलेंगे। जिग्नेश भाई ने बोला कोई बात नहीं बेटा, ये गाड़ी ट्राई कर लो बेचने की। तो मॉर्गेज डीड ये एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएगा कौन, जिग्नेश भाई। क्यों, क्योंकि मॉर्गेज डीड जिसके द्वारा साइन की गई है, दैट पर्सन इज ए माइनर, एंड एनी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। समझ में आई ये बात, वेरी गुड। दूसरा है नो रेटिफिकेशन, ये है ना, नो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर मेजोरिटी। इसके लिए मुझे आपको 2 वर्ड समझाने पड़ेंगे, एक तो रेटिफिकेशन आया है, और एक वर्ड और समझाऊंगा मैं साथ में। 1 मिनट रुकना बस खाली। हाँ भाई, नो रेटिफिकेशन या नो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर मेजोरिटी। मेजर होने के बाद, मेजर होने के बाद मेजर ने, माइनर ने जो माइनॉरिटी के दौरान कॉन्ट्रैक्ट किए थे, एग्रीमेंट किए थे, क्या वो उनको वैलिड कर सकता है क्या। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आई गेव यू I sold you some product, some certain product for ₹1,20,000, ठीक है। अब मैंने आपको एक कोई प्रोडक्ट बेचा था 1,20,000 में, जिस दिन मैंने बेचा था ना, आप क्या थे, माइनर, ठीक है। आफ्टर 6 months, वो जो मूवीज में सीरीज में लिखा होता है ना नीचे, आफ्टर 20 years, सीधे 20 साल निकाल देते हो, है ना। सीरियल्स में लीप पर लीप आई जा रही है, और सारे बुढ़े जिंदा है पहले वाले। ये अलग ही टैलेंट है। एक सीरियल आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, स्मृति ईरानी का नाम सुना है क्या, स्मृति ईरानी का नाम नहीं सुना, स्मृति ईरानी का नाम नहीं सुना। एमपी है वो, जिसने राहुल गांधी को हराया था अमेठी से। पॉलिटिक्स में जीरो इंटरेस्ट है क्या, राहुल गांधी को तो जानते हो क्या, वो जो बीजेपी का अंडर कवर एजेंट है ना। तो राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते थे अमेठी से। अमेठी कांग्रेस की एक पुश्तैनी सीट हुआ करती थी। पुश्तैनी का मतलब चलते हो, सालों साल से वहां से अमेठी से कांग्रेस का ही उम्मीदवार जीतता आ रहा था। पहले सोनिया गांधी भी लड़ी हुई है, उससे पहले उसके पुराने लोग भी लड़े हुए हैं, और बाद में लास्ट में राहुल गांधी लड़ रहा था वहां से 2-3 बार से। तो 2 बार तो जीता था वो वहां से। बाद में अभी जो 2019 के चुनाव हुए थे ना, उसमें राहुल गांधी तो हार गया और स्मृति ईरानी जीत गई। तो स्मृति ईरानी इसीलिए फेमस है
एक तो ये सीरियल हुआ था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीवी सीरियल था ये। और दूसरा कि वो एमपी है, ठीक है, अमेठी से। अमेठी एक ऐसी सीट है जहां पर उन्होंने राहुल गांधी को बीट किया था इलेक्शंस में, ठीक है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को बीट करना मतलब पॉपुलरिटी, ठीक है। लाइमलाइट वाली सीट थी वो, हॉट सीट थी वो, कि वहां पर कौन लड़ रहा है, कौन हरा सकता है। ऐसी सीट जहां पर कांग्रेस कभी नहीं आ रही, वहां पर जाकर कोई हरा पाएगा क्या उनको, ऐसी काइंड ऑफ था वो, ठीक है। तो ये 6 महीने बाद क्या हो गया भाई, 6 महीने बाद देखते हैं क्या हुआ है। आई सोल्ड यू सम सर्टेन प्रोडक्ट फॉर ₹1,20,000। तो 6 महीने बाद हुआ कि आप माइनर से मेजर हो गए। जब मैंने आपको बेचा था ना, इस वक्त आपकी उम्र थी, एज वॉज 17 ईयर्स 6 months, ठीक है। 6 महीने बाद आपकी एज क्या हो गई, योर एज कितनी हो गई, 18 ईयर्स। तो क्या अपने बीच में जो ट्रांजेक्शन 6 महीने पहले हुए था, आप इसको रेटिफाई कर सकते हो क्या? आंसर इज नो। क्या आप इसकी जगह फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? अगर आप इसकी जगह फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप तो मुझे 1,20,000 रुपए देने के लिए तैयार हो, लेकिन बदले में मैं क्या दे रहा हूँ? गुड्स तो मैंने उस वक्त बेचे थे जब आप माइनर थे, तो वो तो ट्रांजेक्शन वॉइड एब इनिशियो था। अब वो 1,20,000 रुपए के बदले कुछ नहीं है, तो वो विदाउट कंसिडरेशन हो जाएगा, इसीलिए वो क्या है, इनवैलिड। तो ना तो आप रेटिफिकेशन कर सकते हो, ना ही आप क्या, ना ही आप उसको फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। अब अपन समझते हैं कि रेटिफिकेशन होता क्या है, रेटिफिकेशन वर्सेस रेक्टिफिकेशन। देखो दो कीवर्ड होते हैं जो सिमिलर से लगते हैं, ये दोनों कीवर्ड्स में ना कंफ्यूजन होता ही है, रेक्टिफिकेशन और रेटिफिकेशन। मतलब एक वर्ड है रेटिफाई और दूसरा वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफिकेशन का तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा अकाउंट्स में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जब आपसे कोई गलती हो जाए और उस गलती को आप करेक्ट कर रहे हो, ठीक है, टू करेक्ट समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज को करेक्ट करना। रेक्टिफाई का मतलब आपसे कोई गलती हो गई, आप उस गलती को सुधार रहे हो। जैसे अकाउंट्स में हो जाता है ना, रमेश अकाउंट वॉट डेबिटेड इन इंस्टेड ऑफ सुरेश अकाउंट, तो अब आप कर रहे हो सुरेश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, तो सुरेश का तो डेबिट हो गया और रमेश का जो गलत डेबिट हुआ वो वापिस क्रेडिट हो गया, बराबर। दिस इज रेक्टिफिकेशन, आपने कोई गलती की, आप उस गलती को सुधार रहे हो, दैट इज रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफाई। रेटिफाई का मतलब होता है टू अप्रूव समथिंग, आपने कोई चीज की नहीं लेकिन आप उस चीज के लिए अप्रूवल दे रहे हो कि हाँ भाई मैंने किया, बोलो मैं था, बताओ कर लो, क्या करोगे, है ना, वैसे वाला टू अप्रूव समथिंग। माइनर अप्रूवल देने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई मैंने किया था ट्रांजेक्शन, मैंने लिए थे 1,20,000 रुपए गुड्स, बताओ क्या दिक्कत है, समझ गए क्या? माइनर नहीं अप्रूव कर सकता क्योंकि माइनर ने जो ट्रांजेक्शन किया था तब वो क्या था, माइनर। तो मेजर होने के बाद अगर आप ये बोलो कि माइनॉरिटी के दौरान किए गए ट्रांजेक्शंस को आप अप्रूव कर सकते हो क्या, रेटिफाई कर सकते हो क्या, मंजूरी दे सकते हो क्या, तो आंसर है नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूवल और रेक्टिफाई का मतलब होता है, अब जैसे रेटिफाई का एक एग्जांपल लेते हैं, आपके घर के पास में एक चॉकलेट शॉप है, आप गए 3-4 चॉकलेट आपने खरीद ली, दुकानदार ने बोला पैसे, बोला मम्मी ने भेजा है, उसने आपकी मम्मी के नाम से नोट कर लिए। 2 दिन बाद में मम्मी मार्केट से सामान लेने के लिए निकली थी, तो कुछ राशन का सामान लेना था, तो उस दुकान पर गई, तो मम्मी ने पूछा कितना हुआ उनसे, राशन वाले से, तो उसने उस राशन का पैसा जोड़ दिया और बोला मैं मैडम थोड़े से पैसे पहले के भी बकाया है, तो मम्मी को समझ नहीं आया काहे के बकाया है, तो उसने रजिस्टर पलट कर दिखाया कि देखो नोट किए हुए हैं, 250 रुपए चॉकलेट लेके गया था आपका बेटा या बेटी, उसके नोट है। मम्मी का मन तो क्या, तुरंत की तुरंत अगर आप साथ होते तो दांत तोड़ दे आपके, लेकिन मम्मी ने बोला ठीक है ये भी ले लो। ठीक है ये भी ले लो का मतलब शी इज रेटिफाइंग योर ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन आपने उनके नाम से किया था जबकि उन्होंने तो करने को बोला ही नहीं, लेकिन बाद में वो अप्रूव कर रहे हैं ना पैसे देकर के, हाँ ठीक है ले लो, इसका मतलब आपने वो ट्रांजेक्शन उनके नाम से ही किया है, ये माना जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेटिफाई करना। किसी चीज को आपने किया नहीं लेकिन आप उस चीज को मंजूरी दे रहे हो कि हाँ मैंने किया है, उससे रेटिफाई बोलते हैं, ठीक है। रेक्टिफाई का मतलब होता है कि कोई चीज आपने की है उसमें कुछ गलती हो गई, आप उस गलती को करेक्ट कर रहे हो, तो टू करेक्ट समथिंग इज रेक्टिफाई, टू अलाउ समथिंग या टू अप्रूव समथिंग इज रेटिफाई,
ठीक है, स्पेलिंग में सिर्फ सी का डिफरेंस है बीच में, बाकी दोनों की स्पेलिंग सेम है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है रेक्टिफाई और रेक्टिफाई में। तो पहले से क्लियरिटी लेकर चलो कि रेक्टिफाई और रेक्टिफाई में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? बाकी के माइनर के जो 13 पॉइंट्स है वो अपन डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।